Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन के तीन वीडियोस अपलोड कर दिए इसी चैनल पे। अब हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, जिसको उर्दू में हम तकम्मुल बोलते हैं। बिना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के आप फिज़िक्स समझ ही नहीं सकते। ये तीनों बहुत ज़रूरी है, इल्म मुसल्लिस, तफर्रुखात और तकम्मुल। अगर ये तीन आपको अच्छे से आए तो आप बाकी के पूरे फिज़िक्स के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि हम तकम्मुल करते क्यों बोल के, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए कि मैं एक ग्राफ डाला, ठीक है, एक ग्राफ डाला मैं किसके दरमियान में, एक फोर्स ले लिया और एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस में फोर्स है, यहाँ पर क़ुव्वत और यहाँ पर नक़ल मक़ाम, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ कि मैं एक बॉडी के ऊपर कुछ क़ुव्वत लगाया था। कितनी लगाया था? कुछ भी एक क़ुव्वत, जिसका हम नाम रख देंगे एफ़ बोल के, ठीक है। तो हम लोग कुछ क़ुव्वत लगाए और वो बॉडी कुछ फासला तय करना शुरू करी। क़ुव्वत लगा दिए तो क़ुव्वत लगाने की वजह से कंटिन्यूसली अपन क़ुव्वत लगा रहे, उसकी वजह से उन्हें डिस्प्लेसमेंट करी, उन्हें फासला तय कर रही। तो अपन क़ुव्वत लगाए, इन्हें कुछ 1 मीटर तय करी, 2 मीटर तय करी, 3 मीटर, 4 मीटर, मतलब क़ुव्वत लगाने से फासला बढ़ रहा इस तरह से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नक़ल मक़ाम बदल रही, मगर क़ुव्वत जैसा का वैसा है, यानी कि क़ुव्वत मुस्तक़िल है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अगर इस ग्राफ का एरिया मालूम करूँ, क्या मालूम करूँ भाई? एरिया, जिसको हम लोग उर्दू में रक़बा बोलते हैं, ठीक है। एरिया या रक़बा मालूम करो तो मुझे क्या मालूम होने वाला है? एरिया रक़बा कैसा मालूम करते हैं? एरिया मतलब लेंथ इंटू हाइट करते हैं अपन लोग, है ना। रक़बा मतलब आपको मालूम शायद तूल ज़रब अर्ज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, या तूल ज़रब बुलंदी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तूल हो गया कुछ तो भी फासला एस, है ना, और बुलंदी हो गया एफ़, यानी कि लेंथ हो गया कुछ एस और हाइट हो गया कुछ एफ़। तो हमको आ गया एस इंटू एफ़, ठीक है। मगर मैं गौर करके देखूं तो मुझे पता चल रहा कि यार W यानी कि वर्क का फार्मूला क्या है? वर्क का फार्मूला भी तो F इंटू एस है ना। क़ुव्वत और नक़ल मक़ाम के हासिल ज़रब को तो वर्क बोलते, काम बोलते। मतलब मैं रक़बा मालूम करा तो मुझे काम मालूम हो गया। मतलब ग्राफ का अगर हम एरिया मालूम करें, किसी भी तरसीम का अगर हम रक़बा मालूम करें, तो हमको एक नई फिज़िकल क्वांटिटी मालूम हो रही, वर्क मालूम हो रहा अपने को, एक नई तबई मकदार मालूम हो रही अपने को। तो इससे हमको ये समझ में आया कि तरसीम का रक़बा मालूम करना ज़रूरी है, किसी भी ग्राफ का एरिया मालूम करना ज़रूरी है। और ग्राफ के एरिया को मालूम करने से अपने को एक नई इन्फॉर्मेशन मिल रही, ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसे बोल देता हूं आप लोगों को कि मैं क्या करा था, यहाँ पर एस लिया था और यहाँ पर एफ़ लिया था ना। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जनरलाइज करेंगे, ठीक है। ये एक्सिस सही नहीं उतरी, ठीक है, जनरलाइज कर देंगे। क्या जनरलाइज करेंगे अपन लोग? जनरलाइज ये करेंगे कि अपन कुछ क़ुव्वत का नाम रख देंगे, कुछ तो भी 10 न्यूटन बोल के, ठीक है। 10 न्यूटन क़ुव्वत लगाया भाई, जिसकी वजह से इन्हें फासला तय करना शुरू करा। और इन्हें कितना फासला तय करा? करीब कुछ 5 मीटर फासला इन्हें तय करा, ठीक है, 5 मीटर फासला तय करा। तो 10 न्यूटन क़ुव्वत की वजह से इन्हें कुछ फासला तय करते गया, यहाँ तक अपन आ गए। तो अपन क्या करना चाह रहे? इसका एरिया मालूम करना चाह रहे। तो एरिया कैसा मालूम होता भाई? ये जो भी लेंथ है उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, इस तूल को बुलंदी से ज़रब देना है। तो ये 5 को ज़रब दिया हमें 10 से, ठीक है। तो 5 ज़रब 10, तो ये 5 ज़रब 10 अगर हम करते हैं तो वो कितना आया पैसा? 50 आया, ठीक है। तो ये 50 असल में है क्या? ये 50 है वर्क, यानी कि 50 जूल का काम हुआ ये सब के दौरान। मतलब अगर मैं किसी के ऊपर 10 न्यूटन क़ुव्वत लगाऊं और उन्हें 5 मीटर आगे जाए तो मतलब मैं कितना काम करा उसके ऊपर? 50 जूल का काम करा। मतलब रक़बा मालूम करने से, एरिया मालूम करने से मुझे मालूम हो रहा कि एक नई फिज़िकल क्वांटिटी कितनी है बोल के। तो फिज़िक्स में एरियाज मालूम करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा शायद अपन डिफरेंशिएशन में देखे थे कि डिफरेंशिएशन में अपने को स्लोप मालूम करना बहुत ज़रूरी था, ढाल मालूम करना ज़रूरी था। तो स्लोप मालूम करने के लिए, ढाल मालूम करने के लिए कई सारे फार्मूले बनाए, उन्हीं फार्मूले को हम लोग डिफरेंशिएशन या तफर्रुखात बोलते हैं, है ना। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो पुराना वीडियो देखिए, डिफरेंशिएशन के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है उसमें। तो इंटीग्रेशन में हम क्या सीख रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यार एरिया मालूम करना बहुत ज़रूरी है। कई सारे ग्राफों के एरिया मालूम करने से आपको नए नए फिजिकल क्वांटिटीज़
मालूम होते। तो अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन में क्या करते, तो मैं एक ही लफ्ज़ में बोल दूंगा मैं कि इंटीग्रेशन करना किसी फंक्शन का, ठीक है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना मतलब वो फंक्शन का रकबा मालूम करना है, ठीक है, रकबा मालूम करना है। यानी कि अगर मैं किसी तफ़ाउल का तकम्मुल करूं, किसी भी तफ़ाउल का तकम्मुल मालूम करूं, मतलब इनडायरेक्टली मैं वो तफ़ाउल का रकबा मालूम करूं, वो फंक्शन का मैं एरिया मालूम करूं, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब उस फंक्शन का अपन एरिया मालूम कर रहे हैं। और एरिया क्यों मालूम कर रहे हैं? क्योंकि एरिया मालूम करने से अपने को नए नए इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अपने को नए फिजिकल क्वांटिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो बहरहाल ये था बेसिक, इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया मालूम करना, तकम्मुल करना मतलब रकबा मालूम करना है। इसके आगे देखिए, तो अभी तक हम सीखे फाइंडिंग एरिया अंडर अ कर्व, या रकबा मालूम करना, किसी भी तफ़ाउल का तकम्मुल मालूम करना है, ठीक है। मगर एक प्रॉब्लम है। अब आप लोग बोलोगे सर एरिया मालूम करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे तो पूरे एरिया के ज़ाब्ते मालूम है कि ट्रायंगल का या मुसल्लिस का एरिया कैसा मालूम करते, स्क्वायर का या मुरब्बे का एरिया कैसा मालूम करते, सब पता है अपने को। फिर प्रॉब्लम क्या हो रही? प्रॉब्लम ये हो रही कि अपन वही वाला एग्जाम्पल लेके समझेंगे प्रॉब्लम कहाँ है बोल के। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिए हम लोग और यहाँ पर फोर्स लिए। मान लो कि अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसका कर रहे हैं? स्प्रिंग का। स्प्रिंग, तो यहाँ पर स्प्रिंग रखी हुई है, ठीक है, और मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूँ। तो मेरे दबाने की वजह से स्प्रिंग कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रही है ना, वहाँ पर फिक्स्ड है, इस जगह पे फिक्स है, और यहाँ से मैं क्या करूँ, स्प्रिंग को दबा रहा हूँ। तो स्प्रिंग यहाँ से हट के यहाँ तक गई, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट करी इसमें, है ना। तो मैं डिस्प्लेसमेंट कराते जा रहा हूँ, मगर एक बात पे गौर करो कि जब मैं ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा ना, तो मुझे मेरे फोर्स की वैल्यू को, मेरी क़ुव्वत की वैल्यू को बदलना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़रा भी धक्का दे तो स्प्रिंग अंदर हट जाती, मगर ये पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा धक्का देना पड़ता, ये पॉइंट पे और ज़्यादा धक्का देना पड़ता, ये पॉइंट पे और ज़्यादा धक्का देना पड़ता। मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से क़ुव्वत की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या हो रही, बदल रही। लास्ट टाइम एकदम कांस्टेंट फोर्स था, एक ही फोर्स लगाते गया था, डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा था। मगर यहाँ पर क्या हो रहा कि डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के बदलने से फोर्स को भी बदलना पड़ता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब कभी आपका फोर्स जो है ज़्यादा लग रहा, ठीक है, कहीं और ज़्यादा लग रहा, कभी और ज़्यादा लग रहा, इस तरह से क़ुव्वत की वैल्यू बढ़ते जा रही, कभी बहुत बढ़ जा रही, ठीक है। अब इसका कैसा मालूम करेंगे हम लोग स्लोप, सॉरी इसका एरिया कैसा मालूम करेंगे हम लोग, इसका रकबा कैसा मालूम करेंगे? ये तो कोई शेप नहीं है। अगर मुझे बोले आप लोग कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मालूम करो आप, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट उतारेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मालूम करो, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है ना, ये तो मुश्किल बात है, पता नहीं कौन सा शेप है कि। बस ऐसे ही शेप्स के एरियाज को मालूम करने के लिए अपन कुछ फॉर्मूलेस बनाए, ठीक है। कैसा बनाए वो देखो। अब मुझे इतना मालूम हो गया कि यहाँ पर क़ुव्वत की वैल्यू बदल रही और एस की वैल्यू भी बदलते जा रही, ठीक है। तो क़ुव्वत और डिस्प्लेसमेंट को हटा देंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हटा देंगे, और कुछ तो भी इन जनरल वर्ड्स लगा देंगे। यहाँ पर लगा देंगे एक्स और यहाँ पर लगा देंगे वाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम खाली एफ और एस का नहीं है, ये प्रॉब्लम कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का है कि उनकी वैल्यू बदलते रहती और उनका एरिया मालूम करना मुश्किल रहता। तो अपन एक इन जनरल तरीक़ा बता देंगे सबके लिए, चाहे एक्स की जगह पे कुछ भी लिखो, वाई की जगह पे कुछ भी लिखो, हम जो भी फार्मूले बना रहे वो सबके लिए है बोले ऐसा। तो अपन करेंगे क्या, अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा तोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा, ठीक है, हद से ज़्यादा छोटा दिख रहा हूँ आपको, बहुत छोटा सा हिस्सा तोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि इस छोटे से स्ट्रिप का मैं एरिया मालूम करूँ, इस छोटी सी पट्टी का अपन रकबा मालूम करेंगे। कैसा? ये छोटी सी पट्टी को देखो आप, इसमें वाई की वैल्यू नहीं बदल रही, इसमें वाई की वैल्यू एक पर्टिकुलर कुछ तो भी है, स्मॉल वाई ले लेंगे, यहाँ पर तो कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई ले लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू बदल रही, थोड़ी सी बदल रही, बस छोटी, जस्ट, तो उसको हम लिख देंगे डी, लिख के छोटा एक्स डाल देंगे, डी एक्स। यहाँ पर सर डी वाई कहीं को नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू है, और यहाँ डी एक्स कहीं को लिख रहे क्योंकि यहाँ पर दो छोटे वैल्यूज़ का डिफरेंस है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर छोटे दो वैल्यूज़ का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर डी एक्स डाला। एरिया कैसा मालूम करते? विच लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है इसका सर? यहाँ से यहाँ तक नहीं, अपन तो छोटी सी पट्टी का कर रहे हैं ना, स्ट्रिप का कर रहे, तो लेंथ तो खाली इसका इतना है, इतना मतलब डी एक्स है ना। अपन क्या मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं? एरिया मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उसको उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चों? रकबा मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेंथ कितना है? छोटा सा डी एक्स, और इसकी हाइट कितनी है? हाइट है इसकी वाई, करीब वाई, तो वाई डी एक्स।
वाई डी एक्स क्या है? वाई डी एक्स रकबा है या एरिया है इस छोटी सी स्ट्रिप का। क्या काम हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तो आपको तो पूरा एरिया मालूम करना था ना, आप तो खाली छोटी स्ट्रिप का करें। तो एक काम करेंगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप्स कट करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट करेंगे, ठीक है। तो अपने को टोटल एरिया कितना आता है भाई साहब? टोटल एरिया कितना आता अपने को? टोटल एरिया अपने को आता, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और आई, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और आती, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और आती, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन y1 और छोटा सा dx है ना, प्लस y2 फिर छोटा सा dx है ना, फिर y3 फिर छोटा सा dx प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट तक क्या लिखेंगे? yn और छोटा सा dx, हर एक के साथ छोटा छोटा dx हर y के साथ, ठीक है। बहुत सारे अपन स्ट्रिप्स कट करें, यहाँ पर एक स्ट्रिप कट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रिप आ गई, और फिर यहाँ पर भी एक छोटी सी स्ट्रिप कट करें, और ऐसे अभी तो मैं आपको बहुत बड़े बड़े स्ट्रिप्स कट करके बता रहा हूँ क्योंकि नहीं दिखता बोल के, वरना इन जनरल देखे तो ये हद से ज़्यादा पतले स्ट्रिप्स रहते, इतने पतले रहते कि यहाँ पर y की वैल्यू कांस्टेंट दिख के आती। कांस्टेंट मतलब मुस्तकिल एक ही वैल्यू है। यहाँ पर तो अपने को दिख रहा है कि y की वैल्यू बदलते जा रही, मगर अपन इतनी छोटी स्ट्रिप काटते हैं कि यहाँ पर y की एक ही वैल्यू दिखती है अपने को। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट करते हैं अपन लोग। अब हमारे दिमाग में आगा होगा ये बात कि अगर अपने को पूरा एरिया मालूम करना है तो अच्छा क्या है मालूम, ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स के एरिया मालूम करें ना, सबको ऐड कर दो, सबको जमा कर दो। अगर इन तमाम रकबों का अपन मजमुआ ले लिए तो अपने को पूरे ग्राफ के एरिया का मजमुआ आ जाता। मतलब छोटे छोटे स्ट्रिप्स का अगर अपन पूरा एरिया ऐड कर दिए तो अपने को टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाता अपने को। तो अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने को इंग्लिश में सम भी बोलते हैं अपन, सम करना बोल के बोलते हैं। और वो सम का जो एस है उसको ज़रा लंबा सा खींच दो, यही सिंबल है इंटीग्रेशन का। आपको याद होगा शायद तफरुखात पढ़ाते खुद में मैं बोला था कि डी बाई डी एक्स ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का, और इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है? ये वाला। तो ये y कितने? ये y तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन जनरल एक अपन बोले थे कि छोटे छोटे स्ट्रिप्स रहते ना, तो छोटे छोटे स्ट्रिप्स को पूरा क्या कर देना? ऐड कर देना। और शुरू कहाँ से करना? कहीं ना कहीं से तो शुरू करना। छोटी स्ट्रिप कहीं ना कहीं से तो कट होती है ना, और कहीं ना कहीं ख़त्म होती। जैसा मिसाल के तौर पे कभी कभी क्या होता है, आपको इतना बड़ा ग्राफ आया ना, ये वाला ग्राफ इतना आया ना, मगर आपको बोलता है कि पूरा ग्राफ का एरिया मत मालूम करो, आप खाली यहाँ से यहाँ तक का मालूम करो, यहाँ से यहाँ तक का मालूम करो, यहाँ से। समझ में आ रहा आपको? हर बार एरिया अलग अलग उन्हें अपने को पूछता उन्हें, कभी पूरा एरिया मालूम करो बोलता, कभी आधाज बोलता, कभी पौज बोलता, कभी पौज से भी छोटा बोलता। तो एरिया मालूम करने के लिए भी अपने को एक पोजीशन डिसाइड करना रहता, कहीं ना कहीं से। लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट, LL, ठीक है, लोअर लिमिट। इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों निचली हद, ठीक है, निचली हद। ये हो गया एक, ठीक है, लोअर लिमिट। शुरू कहाँ से कर रहे हैं आप मतलब, और लास्ट में भी आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुकना पड़ता, उसको अपन बोलेंगे बच्चों अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट को अपन उर्दू में क्या बोलेंगे भाई साहब? अपर लिमिट को अपन उर्दू में बोलेंगे आखिरी, ठीक है, आखिरी हद, ठीक है। तो इस तरह के अपन दो वर्ड बना दिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। इसमें तो शायद किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको पूरा एरिया मालूम करो बोला तो अपन लोअर लिमिट 0 ले लेना, और अपर लिमिट जहाँ पर इन्हें ख़त्म हो रहा वो ले लेना। अगर उन्हें बोला सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एरिया मालूम करो तो अपन लोअर लिमिट यहाँ पर कौन सी लेना है अपन वो ले लेना, और यहाँ पर ख़त्म होते खुद में कौन सी वैल्यू है वो ले लेना। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट से अगर अपन इंटीग्रेशन कर दिए तो अपने को क्या आ जाता बच्चों? टोटल एरिया आ जाता। तो ये है असल इंटीग्रेशन का मेन फार्मूला, इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। इसको सिंबल को अपन क्या पढ़ते? इंटीग्रेशन पढ़ते। और y मतलब y एक्सिस में जो भी है उन्हें, और dx मतलब x एक्सिस में। जब भी अपन इंटीग्रेशन करते ना तो किसी के रेस्पेक्ट में करते, किसी के हिसाब से करते, विथ रेस्पेक्ट टू। यहाँ पर अपन y को ले रहे हैं यहाँ पर, मगर विथ रेस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं अपन? x ले, इसीलिए इसको लिखे अपन लोग y dx, ठीक है। आगे अपन इसको और डिटेल में समझेंगे, आइए। अभी तक हम देखे कि तकम्मुल करना मतलब किसी भी ग्राफ का एरिया मालूम करना है, रकबा मालूम करना है, ठीक है। और तकम्मुल की अलामत या सिंबल इस तरह की है y dx, मतलब हम y को इंटीग्रेट कर रहे, ठीक है, y का तकम्मुल निकाल रहे x के हिसाब से, और कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं पर ख़त्म करेंगे। एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, निचली हद और आखिरी हद। तो अभी हम लोग कांस्टेंट यानी मुस्तकिल का इंटीग्रेशन करके देखेंगे कि आंसर क्या आता बोल के। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर एक y एक्सिस का ग्राफ है और यहाँ पर एक x एक्सिस का ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है कुछ तो भी एक k बोल के,
ठीक है, मतलब y की कदर क्या है, कांस्टेंट है। y किसके मसावी है, y k के मसावी है। मतलब x को अगर आप बदल भी दोगे तो y नहीं बदलेगा, y की कदर एक ही रहेंगी मुस्तकिल। तो इस तरह का हमको ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है भाई, इंटीग्रेशन का सिंबल तो ये है y dx बोल के, है ना। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, y dx। मगर y की जगह पे आप कौन आ रहा है यहाँ पर, k आ रहा, तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से। किस तरह से लिखेंगे भाई, k dx बोल के। ठीक है, यही है इंटीग्रेशन। मगर एक मिनट रुको, क्या इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया मालूम करना है? हाउ? और इसका ग्राफ का एरिया मालूम करना मुश्किल है क्या अपने लिए? कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैसा? देखो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक x की वैल्यू ले लो, यहाँ से o से लेके यहाँ तक की लंबाई कुछ तो भी होंगी, स्मॉल x बोल के। ठीक है, तो अगर ये स्मॉल x है और ये वैल्यू k है, तो एरिया किसके इक्वल रहता अकॉर्डिंग टू हमारे नॉर्मल फार्मूलेस के, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है x, हाइट कितना है k, x इंटू k, यानी कि k इंटू x लिख सकते हैं ना हम लोग। मतलब एरिया किसके इक्वल है, k x के। यानी कि ये भी इंटीग्रेशन है और एरिया भी इंटीग्रेशन है। किसी का एरिया निकालना मतलब इंटीग्रेशन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन k dx मसावी रहता किसके बच्चों, kx के। इंटीग्रेशन k dx मसावी रहता kx के। इसके अंदर कुछ चीज़ मिसिंग है, वो क्या चीज़ मिसिंग है और उसको क्यों लिखना मैं आगे जाके बोलता हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समझाने के वास्ते ऐसा बोलते हैं कि k को बाहर निकाल दो। हालांकि ये बात एकदम सही नहीं है, बट फिर भी समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि k को बाहर निकाल दो, k बाहर निकल जाता और इंटीग्रेशन dx बोल के बोलते। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन को कैंसिल कर दे के उन लोग बोलते हैं कि आंसर क्या आ गया, kx बोल के बोल देते। डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, kx बोल के बोलते। बट असल में ऐसा नहीं है। असल में ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ k विल बी इक्वल्स टू kx। किसी भी कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे तो वो कांस्टेंट रहता और उसके बाजू में जिसके हिसाब से कर रहे था ना उन्हें आ जाता। आप x के हिसाब से कर रहे थे इसीलिए यहाँ पर बाजू x आ गया। तो इस तरह से हम आपको पता चला कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है kx। ठीक है, और साथ में कुछ आता बोला मैं, वो क्या आता अभी थोड़ी देर में आपको बोलता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब हम देखेंगे कि x का इंटीग्रेशन क्या आता। जैसा मिसाल के तौर पे हम एक ग्राफ डालें, किसके किसके बीच में, y और x के बीच में ग्राफ डालें। ठीक है, तो y मसावी x का मतलब क्या है पता है आपको? यानी इसका मतलब ये है कि आप जितना x को आगे बढ़ाते जाओगे y भी उतना आगे बढ़ेगा। अगर x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि y मसावी है किसके, x के। तो यहाँ पर हमको इन दोनों का मिलने वाला पॉइंट आ जाता। ठीक है, और अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और इन दोनों का मिलने वाला पॉइंट हमको यहाँ पर आ जाता। और अगर अपन y मसावी है x का ग्राफ उतारोगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन आएंगी, इस तरह की एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ तो भी वैल्यू है, कुछ तो भी क्या वैल्यू है भाई साहब, मान लीजिए कुछ x वैल्यू है यहाँ तक, 0 से लेके इस पॉइंट तक वैल्यू कितनी है x। तो सिमिलरली y की वैल्यू भी कितनी रहेंगी, उसी के हिसाब से y की वैल्यू भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रहेंगी, x ही रहेंगी, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट लेते और यहाँ पर ये पॉइंट लेते, अपन क्या करेंगे इस पॉइंट का, ठीक है, थोड़ा पॉइंट करीब कर देंगे ग्राफ अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट का, ठीक है, हमको एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करना है मतलब इनडायरेक्टली क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो मैं ये बोलूँ कि आप इंटीग्रेशन करो किसका, x dx का। सर आप तो बोले थे इंटीग्रेशन का सिंबल y dx है। हाँ, तो y किसके मसावी है इस बार, y x के मसावी है। तो हम मालूम करना चाह रहे कि x का इंटीग्रेशन क्या आता। तो इंटीग्रेशन करना इसका मतलब क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन करना इसका मतलब ये है कि एरिया मालूम करना। क्या आप इस ग्राफ का एरिया मालूम कर सकते हैं? हाँ। तो ग्राफ क्या है, ऊपर का हिस्सा है कि नीचे का हिस्सा है? नीचे का हिस्सा ग्राफ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा ग्राफ है। हमको ये एरिया मालूम करना है। तो हम कैसा मालूम करेंगे, ये देख के दिख रहा है, ये तो मुसल्लिस है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो हम लोग इसको कैसे इसका एरिया मालूम करेंगे भाई, मुसल्लिस का एरिया का ज़ाब्ता अगर आपको याद होगा शायद, तो मुसल्लिस यानी कि ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, मुसल्लिस का रकबा, ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई साहब, आपको याद होगा शायद, हाफ बेस इंटू हाइट बोल के बोलते हैं अपन लोग, है ना। हाफ कायदा ज़रब बुलंदी बोल के बोलते हैं। तो कायदा क्या है या बेस क्या है, x, हाइट क्या है, x, है ना। तो हाफ x इंटू एक्स, मतलब तो यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, हाफ x इंटू एक्स क्या हो जाता है, x स्क्वायर, मतलब हमको आ रहा है x स्क्वायर बाई 2।
ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो आप एक काम करो, पूरा एरिया मालूम कर लो रेक्टेंगल का। तो लेंथ इंटू हाइट करते ना अपन, लेंथ कितना है x और हाइट कितना है x, x इंटू एक्स कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर। मगर अपने को ये पूरा बॉक्स नहीं होना ना, ये पूरा बॉक्स नहीं होना अपने को, तो खाली नीचे वाला आधा बॉक्स होना। तो एक्स स्क्वायर का आधा होना अपने को, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है, ये हो गया हमारे मुसल्लिस का रकबा। यानी कि एरिया किसके मुसावी आ रहा है, एरिया आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 के। तो ये वाई डी एक्स क्या है, ये भी तो इंटीग्रेशन क्या है भाई, रकबा मालूम करना है। और अपन यहाँ पर रकबा मालूम कर लिए, इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स मसावी रहना किसके, एक्स स्क्वायर बाई 2 के। खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स मसावी रहना किसके, एक्स स्क्वायर बाई 2 के। बट जैसा बोला था हमें साथ में कुछ और भी आता। आप देख रहे होंगे कि अपन निचली हद और आखिरी हद यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात नहीं कर रहे, वो मैं थोड़ी देर में कर दूँगा। तो अपने को यहाँ पर ये समझ में आया कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता, और अगर कांस्टेंट रहा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता। इन सब बातों को नोट करें अपन लोग, नोट करके एक पैटर्न देखें अपन वो पैटर्न क्या देखे पता है आपको, हम ये देखें कि इंटीग्रेशन के डी एक्स इक्वल था किसके बच्चों, के एक्स के, और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इक्वल था किसके बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 के। एक बात नोटिस करें आप के एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो। डिफरेंशिएशन हम लोग पहले कवर कर लिए, तो डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं हम किसका, के एक्स का। तो आपको याद होगा शायद, अगर अपन डिफरेंशिएशन निकाले डी बाई डी एक्स करें किसका बच्चों, के एक्स का, तो के तो बाहर आ जाता, ठीक है। और आपको पता है शायद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन 1 आता, यानी कि के इंटू 1 क्या हो गया, के। ओहो, मतलब जो आंसर हमको आया, अगर अपन उसका डिफरेंशिएशन निकाले, उसका तफर्रुख निकाले, तो अपने को ये वाला बंदा आ जा रहा। अच्छा चलो, हो सकता है इत्तेफाक से होगा। इसका देखेंगे हम लोग, अगर अपन डिफरेंशिएशन करें किसका, डिफरेंशिएशन करें किसका, एक्स स्क्वायर बाई 2 का, ठीक है। 2 तो एक नंबर है बच्चों, उसको तो बाहर निकाल सकते हैं अपन, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/2 बाहर आ गया, और अपन डिफरेंशिएशन कर रहे किसका, अपन डिफरेंशिएशन कर रहे एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज रहता, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होगा शायद कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रहता 2x, और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या आया, x। ओ मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा, x, और के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा, k। मतलब हम लोग इंटीग्रेशन करके जो आंसर लेके आए थे, उसी आंसर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस उसी पे आ जाओगे जहां से आप शुरू करे थे। एक्स का इंटीग्रेशन करें, एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, और एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन करें, आपको वापस से एक्स आ गया। तो यहाँ पर एक बड़ा स्टेटमेंट कंक्लूड होता, क्या कंक्लूड होता, कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस आर रिवर्स ऑपरेशन, ठीक है। कौन कौन भाई साहब, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स, एक दूसरे के मुखालिफ अमल करने वाले ऑपरेशंस है, रिवर्स ऑपरेशंस, ठीक है। कहीं पर अगर स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज़, रिवर्स ऑपरेशंस। तो इसका मतलब ये है कि हमको हर एक ग्राफ डाल के एरिया मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको बस एक ऐसा फंक्शन निकालना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका डिफरेंशिएशन करे तो ये वाला वापस आ जाना। अगर हम लोग वो लेकर आ ले तो हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। फील करने के लिए बोलता हूँ मैं आपको, देखिए 1 मिनट रुको। क्या अपन अभी तक 2 ग्राफ डाले, और 2 ग्राफ का बड़ी ईमानदारी के साथ हम लोग क्या करें, एरिया मालूम करें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ का मतलब क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि अगर मुझे इंटीग्रेशन चाहिए किसका, हमें इंटीग्रेशन चाहिए एक्स स्क्वायर बाई 2 का, सॉरी एक्स स्क्वायर का चाहिए। अब अभी तक अपन एक्स निकाले थे ना, अब एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ डालने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आएगा, जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आएगा। तो मेरे को याद आना चाहिए, देखिए इधर डी बाई डी एक्स, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आए, तो यहाँ पर पहले तो एक्स पावर 3 होना चाहिए। क्यों, अगर एक्स पावर 3 होगा तो आपको मालूम होगा शायद कि एक्स पावर 3 का डिफरेंशिएशन आता 3x स्क्वायर, और उसके एक्स स्क्वायर को अपन यूज़ कर सकते हैं। मगर आपको एक और बात नोटिस करना पड़ रहा होगा कि ये 3 को कैंसिल करना पड़ता, तो 3 को कैंसिल करना पड़ता बोल तो पहले से अपन डिवीजन में 1 3 रख देंगे, तो वो 3 इधर भी आता, और ये 3 कैंसिल हो जाता, और एक्स स्क्वायर बच जाता। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की क़ुव्वत 3/3 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आ रहा, मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, यही बंदा है जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक्स क्यूब बाई 3
ठीक है, x की क़ुव्वत 3/3। कितना सिंपल हो गया ये। मतलब अपन बिना ग्राफ डाले, बिना एरिया मालूम करे, जितना इन दोनों को करे थे उससे आसान से निकल गया। मगर हम एक बात नोटिस करें, हम क्या बात नोटिस करें, यहाँ पर x है, हाँ है, x के ऊपर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 रहता। तो यहाँ पर क्या आ गया, x पावर 2/2। यहाँ पर क्या था 2, x पावर 3/3। अगर यहाँ पर x पावर 3 लिखूंगा तो x पावर 4/4, 5 लिखूंगा तो x पावर 5/5। तो अपन ये नोटिस करके बोले कि यार ये तो हर बार रिपीट हो रहा, तो अपन एक काम करेंगे, इन जनरल फार्मूला बनेंगे। क्या बोल के बनेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर कुछ भी रहा, x पावर n dx बोल के बोले हम लोग, x पावर n dx। तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें एक ऐड करना, अपन 2 में 1 मिलाया तो 3 आया। वैसे n में क्या करना पड़ेगा, n में एक और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, n+1 बाई जो ऊपर था उसको नीचे लिखे हम लोग 2/2, 3/3। वैसे यहाँ पर क्या आ गया, n+1 आ गया। ये है क़ुव्वत नुमाई का उसूल, या इसको इंग्लिश में बोलते पावर रूल, इंटीग्रेशन का पावर रूल। ठीक है, इसको बोलते बच्चों हम लोग पावर रूल। ठीक है, या क़ुव्वत नुमाई का उसूल। कितना आसान था, एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग। पहले हम k का इंटीग्रेशन निकाले, एरिया मालूम करके, ईमानदारी से रकबा मालूम करें हम लोग, kx आया। फिर हम x के ग्राफ का एरिया मालूम करें, हमको x²/2 आया। फिर हम पैटर्न नोटिस करें कि यार इनका डिफरेंशिएशन करें तो ये आ रहा, तो x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा जिसका डिफरेंशिएशन x² रहेगा। तो वो कौन है, x³/3 है। और हम इन तीनों को देख के नोटिस करें कि यार हर एक के ऊपर पावर 1 बढ़ जा रहा, तो हम लोग क्या करें, ये फार्मूला बना दिए। बट जैसा बोला था, हम यहाँ पर कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है, हम लोग अब बात नोटिस करेंगे उसकी। आइए अभी एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो हमेशा से बोलूँ था हमें कुछ मिसिंग है बोल के, उसके बारे में सुनेंगे। हम लोग क्या करे थे, इंटीग्रेशन kx करे थे, kx dx, नहीं सॉरी k dx करे थे हम लोग। ठीक है, तो हमको क्या आ गया था, हमको आया था kx। ठीक है, और मैं बोला था कि इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा मिसाल से बात समझेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिख दूँ 5, ठीक है, 5 dx, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर ये आ जाएगा कि 5 तो रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा, और जिसके हिसाब से कर रहे थे वो आ जाएगा 5x। और ये हक बात भी है, क्योंकि 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता, 5 आता। देखिए ज़रा इधर, d/dx डिफ्रेंशिएशन किसका भाई, 5x का। ठीक है, तो 5 को तो बाहर निकाल लोगे, 5 आ गया बाहर, और आपको क्या है यहाँ पर d/dx क्या बच गया बच्चों, x बच गया। और x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता, 1 आता। तो यहाँ पर 5 × 1 मसावी हो जाता 5। तो 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 ही चाह रहा, मतलब आंसर एकदम बराबर लिखे। मगर मैं आपको एक और बात पे फोकस कराना चाह रहा हूँ। अगर ये ऐसा ना होता, अगर ये ऐसा ना होता, ज़रा देखिए इधर, ऐसा हुआ तो d/dx मसावी है 5x + 3। तब क्या होने वाला है, तब ये होने वाला है जैसा पढ़ाया था मैं आपको, डिफरेंशिएशन दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे d/dx, साथ में लिखेंगे 5x, और फिर जमा d/dx किसका बच्चों, 3 का। ठीक है, तो 5x का डिफरेंशिएशन तो 5 आता, ये तो हम देख लिए, 5x का डिफरेंशिएशन 5 आता। और 3 क्योंकि एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन क्या आता बच्चों, नंबर का डिफरेंशिएशन आता 0। तो 5 × 0 मसावी है 5, 5 × 0 मसावी 5। बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि 5x का डिफरेंशिएशन भी 5 ही है, 5x + 3 का डिफरेंशिएशन भी 5 ही है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ k ही अकेला होगा बोल के? आप यहाँ कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पर kx ही छूंगा बोल के? यहाँ पर kx के साथ कुछ और भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर 5x के साथ 3 था, 5x के साथ 10, 5x के साथ 100, क्योंकि 10 का भी डिफरेंशिएशन 0 चाहता, 100 का भी डिफरेंशिएशन 0 आता। मतलब kx के साथ में कुछ और है, या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वो 1, 2, 3 से लेके करोड़ों तक कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि चाहे जो भी नंबर है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता, 0 आता। बोलना ये है बच्चों कि यहाँ पर 5x भी रहा तो भी आंसर 5 ही आ रहा, डिफरेंशिएशन 5x + 3 भी रहा तो आंसर 5 ही जाता, 5x = 100 भी रहेगा तो आंसर 5 ही जाता। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 5x के साथ में कुछ और है, 5x के साथ में कुछ और है, यानी कि kx के साथ में कुछ और हो सकता है, और उसी को हम बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर
के एक्स के साथ में कुछ और भी आएगा। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो के एक्स तो आएगा ही आएगा, वो तो कोई डाउट नहीं है, मगर साथ में कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो आपको वापस से के आता। जैसा मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसी को डेफिनाइट इंटीग्रेशंस और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस बोल के मैथ्स में बोलते हैं हम लोग, मुअय्यन तकम्मुल और गैर मुअय्यन तकम्मुल बोल के। देखिए उसको भी लिखेंगे, बट पहले यहाँ पर समझ जाएंगे। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम लोग, के एक्स प्लस सी का। देखो कॉन्सेप्ट समझो, अगर मुझे फॉर्मूले लिखाने होते तो मैं पूरा लिखा के अब तक आपको हटा देता था यहाँ से, मगर कॉन्सेप्ट समझो आप, हम लोग हर चीज़ को क्यों लिख रहे बोल के। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, डी बाई डी एक्स लिखेंगे हम किसका, के एक्स का, ठीक है, जमा फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे हम किसका, सी का। मैं बोला था ना, तो डिफ्रेंसिएशन सबके लिए अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। तो के एक्स में तो के बाहर आ जाता और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता, प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन सॉरी कांस्टेंट सी का डिफ्रेंसिएशन कितना रहेगा, कांस्टेंट का 0 रहेगा, तो के इंटू 1 बोल तो के हो जाता, के प्लस 0 इज नथिंग बट के। मतलब के एक्स प्लस सी का भी डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा है, के आ रहा। और मैं बोला था ना कि यहाँ पर आप जो भी लिख रहे उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आना, यहाँ वाला बंदा आना। तो यहाँ वाला इंसान आ गया अपने को, कौन है वो, के आ गया। तो अपन जो लिखे यहाँ पर एकदम सही है, ठीक है। मगर ये सी कब लिखना मालूम, जब आपको उन्हें लिमिट्स नहीं देता, ठीक है। एक तरीका तो ये है मैथमेटिकली समझने का। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि जैसा मिसाल के तौर पे हम ग्राफ के ज़रिए देखे थे, ठीक है, ग्राफ के ज़रिए देखे थे कि हम लोग इस तरह से एक वाई एक्सिस डाले थे और इस तरह से एक एक्स एक्सिस डाले थे, और यहाँ पर एक कांस्टेंट बोले थे के बोल के, है ना, और वो लाइन जारी थी, ठीक है। हम क्या बोले, इसका इंटीग्रेशन निकालो बोल के बोले, मगर इंटीग्रेशन निकालो बोल के तो बोले हम लोग, मगर क्या हम ये बोले कि ग्राफ कहाँ ख़त्म हो रहा बोल के, नहीं बोले हम। कहाँ बोले, तो लाइन जारी आप ले लिए थे एक पॉइंट ऐसे एक्स करके। अगर उन्हें दे दिया कि शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, अगर उन्हें क्या दे दिया, अगर उन्हें दे दिया गिवन, अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, निचली हद और ऊपरी हद अगर आपको दे दिया उन्हें, ठीक है, अगर ये अपने को ने दे दिया उन्हें, ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को अपन बोलते हैं बच्चों डेफिनाइट इंटीग्रेशन, मतलब जिसमें लिमिट्स दिए हुए हैं, एकदम अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको उर्दू में हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग उर्दू में बोलते मुअय्यन, ठीक है, मुअय्यन तकम्मुल। और अगर मान लो आपको लिमिट्स दिया नहीं होने, ठीक है, नो लिमिट्स गिवन, ठीक है, अगर आपको लिमिट्स ही नहीं दिया, कहाँ शुरू करना है कहाँ ख़त्म करना है मालूम ही नहीं है अपने को, तो ये हम लोग ले तो लिए, मगर साथ में और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो सकता, वो कुछ और हो सकते के चक्कर में हम लोग क्या लगाते, प्लस सी लगाते। तो नो लिमिट्स है तो उसको हम बोलते बच्चों इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोल के, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। और इसी को हम लोग उर्दू में बोलेंगे गैर मुअय्यन तकम्मुल, ठीक है, गैर मुअय्यन तकम्मुल। अगर कुछ स्पेलिंग रॉन्ग हो रही तो बोलिए प्लीज़, गैर मुअय्यन तकम्मुल। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करते खुद में अगर लिमिट्स नहीं रहेंगे तो हम प्लस सी लगाएंगे, लिमिट्स नहीं रहे तो हम क्या लगाएंगे भाई, प्लस सी लगाएंगे। और अगर लिमिट्स रह जाए तो तब हम क्या करेंगे, ज़रा देखिए, इसको हटा दे के देखेंगे हम लोग, राइट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा मिसाल के तौर पे हम आपको बोला उन्हें कि आप इंटीग्रेशन करो, ठीक है, किसका इंटीग्रेशन करो, आप एक्स का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन करो, और मगर लिमिट्स दे दिया उन्हें, ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन करो, मगर कहाँ से कहाँ तक करो, आप खाली 2 से लेके 3 तक करो। मतलब क्या है मालूम बच्चों आपको, मतलब ये है कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और आपको वाई मसावी एक्स का ग्राफ इस तरह से आता है। बोला था मैं आपको, वाई अगर एक्स के मसावी रहेगा, ये वाई डी एक्सिस है ना, वाई की जगह पे एक्स है, तो आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती। मगर आपको नहीं बोल रहा कि 2 से लेके 3 तक बस आपको इतना ही रकबा मालूम करना है, इतना ही एरिया मालूम करना है, ये वाला इतना ही एरिया मालूम करना है, पूरा मालूम नहीं करना है। तो हम कैसा करेंगे, पहले तो हम याद करेंगे कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या था। तो हम आपको याद है शायद पावर 1 है इसके, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, पावर में 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते, एक्स पावर n+1/n+1। तो 1 है तो 1 जमा 1 यानी कि 2 बटे ऊपर जो लिखे नीचे भी वही 2, एक्स के ऊपर 2/2, और साथ में हम लोग क्या लगेंगे, प्लस सी नहीं। क्यों, क्योंकि ये एकदम डिफिनाइट इंटीग्रेशन है, इसके लिमिट्स दिए हुए हैं, तो इसमें कुछ भी अंधाधुन वाली बात नहीं है कि कुछ हो सकता है क्या, अरे कुछ नहीं, इतना ही है। अब क्या हो सकता है, ग्राफ आगे कहाँ तक जा रहा हमको मतलब ही नहीं है, हमको तो मतलब है सिर्फ इतने से,
ठीक है। तो ये मोयन तकम्मुल है, ये एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद इस तरह का एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट। बाज़ लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, बाज़ लोग खाली एक लाइन लगा देते, तो दो भी चलता आपको। और यहाँ पर लिखेंगे निचली हद और यहाँ पर लिखेंगे आखिरी हद या लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की दूसरी बटे 2 का बटे 2, ठीक है, माइनस। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे लोअर लिमिट डालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 के ऊपर 2 बटे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के ऊपर 2 मतलब 3 की दूसरी यानी कि 3 का स्क्वायर, 9/2 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4/2, तो 9। और अगर अपन इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 आता और यहाँ पर आता 9 - 4, तो ये मसावी हो जाता 5/2। 5/2 ये करीब 2.5 के इक्वल रहता। मतलब ये जो एरिया हमको आ रहा है वो कितना है, 2.5 है। अगर इंटीग्रेशन दिया उन्हें और लिमिट्स के साथ दिया तो प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस इंटीग्रेशन कर देना है और लिमिट्स को पहले अपर लिमिट डालना, माइनस डाल के फिर लोअर लिमिट डालना और सॉल्व करके आंसर दे देना। सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट मालूम कैसा होना हमको, कौन देंगे, ये क्वेश्चन में देंगे उन्हें या कॉन्सेप्ट में रहेगा कि हमको अपर लिमिट क्या लेना है और लोअर लिमिट क्या लेना है। जब हम लोग फिजिक्स की चीज़ें करेंगे उसमें बताते रहे तुम्हें कि लोअर लिमिट यहाँ से ऐसी रहती, अपर लिमिट ऐसी रहती बोल के। अभी आप खाली कॉन्सेप्ट सीख लो फिर आगे देखेंगे। क्या यहाँ पर देखिए, ये इंटीग्रेशन में लिमिट्स दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए हैं। जब लिमिट्स नहीं दिए हुए तो ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और क्या लगाना पड़ेगा, प्लस सी लगाना पड़ेगा। इसीलिए अब तक मैं जितने फार्मूले लिखा था, इंटीग्रेशन kx है ना, उसमें भी क्या आना चाहिए kx प्लस सी। इंटीग्रेशन x dx उसमें क्या आना चाहिए, x² 2 + c। और अगर x पावर n का करोगे आप तो x पावर n + 1/n + 1 + c आना चाहिए। मतलब हर एक में भी प्लस सी ऐड होना है जिसमें क्या नहीं दिए हुए भाई साहब, लिमिट्स नहीं दिए हुए हैं। तो ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद साइन के, लॉग के, एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रेशंस क्या आते और इंटीग्रेशन करने के कुछ और भी तरीके हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोल के एक रूल रहता, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल के एक रूल रहता। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।